Welcome everyone. Second year chemistry chapter number 1 that is S and P block element और आज का हमारा 9th लेक्चर है that is chemistry ऑफ ग्रुप 7 यानी आज हम हेलोजन की केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर है ये हमारा। अब हेलोजन का हमें पता होना चाहिए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टेटिन। अब स्टेटिन को यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो रेडिएक्टिव इन नेचर होते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन जो होते हैं वो सॉलिड इन नेचर होते हैं। अब सबसे पहले जो बात हम करेंगे वो हम ग्रुप वाइज करें तो हम एटॉमिक साइज़ की बात करें। अब एटॉमिक साइज़ का हमें पता है कि वो लेफ़्ट टू राइट जाने से कम होता है और टॉप टू बॉटम आने से एटॉमिक साइज़ बढ़ता है। तो एटॉमिक साइज़ का जो ट्रेंड है वो फ्लोरीन का सबसे कम और आयोडीन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए और होता भी ऐसा ही है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एटॉमिक साइज़, जितनी किसी चीज़ का एटॉमिक साइज़ कम होगा किसी एलिमेंट का तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी। वैसे जनरल जो ट्रेंड है, तो हम अगर जनरल ट्रेंड की बात करेंगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होना चाहिए और आयोडीन की सबसे कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर यहाँ पर आयोडीन की इस ग्रुप के अंदर। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वो वाला ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पीछे जब हम ट्रेंड पढ़ रहे थे मैंने आप लोगों को कहा था कि वो बांड बनने के बाद देखी जाती है। अब फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एक्सेप्शनली कम क्यों है यहाँ पर? तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एक्सेप्शनली कम इसलिए दो रीज़न की वजह से। एक, इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। दूसरी बात, इसका जो लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और स्मॉल साइज़ होता है। स्मॉल साइज़, लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है उस वजह से फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम होती है। बाहर से और अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके दरमियान रिपल्शन क्रिएट हो जाती है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड है वो फिर ये हो जाते हैं हेलोजन की केस में क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और फिर आयोडीन। तीसरी बात, बॉन्ड एंथैल्पी। अब अगर बॉन्ड एंथैल्पी को हम देखें, बॉन्ड एंथैल्पी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ जितना कम होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होनी चाहिए। अब अगर हम हेलोजन की केस में देख ले तो बॉन्ड एंथैल्पी एस ये होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। लेकिन यहाँ पर जो ये ट्रेंड है ये इस चैप्टर के अंदर मैंने आप लोगों को कहा है कि बहुत सारे एक्सेप्शनल है, सिर्फ एक रीज़न को हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो फिर हम जब बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी वाला केस और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला केस एक हो जाते हैं। अब फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी भी कम हो जाती है। क्यों कम होती है? यहाँ पर जो होता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन। यहाँ पर ये देखो, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस दोनों बहुत स्मॉल साइज होने की वजह से न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपेल करती है, तो रिपेल करने से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर इसके जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन और ब्रोमीन। तो बॉन्ड एनर्जी का जो ट्रेंड है वो ये वाला है। यहाँ पर फ्लोरीन की एक्सेप्शनली कम है। अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा और उसके मुकाबले में क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्लोरीन वो ऑक्सीजन वाली ज़्यादा होगी। सिमिलरली नाइट्रोजन के साथ भी ज़्यादा होती है। फ्लोरीन फ्लोरीन क्यों? यहाँ पर जो है ना ये रिपल्शन काज होती है, किस वजह से? ड्यू टू स्मॉल साइज। लेकिन अगर इसका हम किसी हेलोजन एसिड के साथ बात कर ले बॉन्ड एनर्जी की, अगर हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना ले तो फिर ये वाला ट्रेंड होता है HF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर HCl की, फिर HBr की, फिर HI की। यहाँ पर ट्रेंड अलग है, लेकिन एक दूसरे के साथ जब बॉन्ड बनाएंगे होमोटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे तो फिर एक्सेप्शन हो जाएगी। यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी और एटॉमिक साइज़ का एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। और अगर हम इसकी ये वाला ट्रेंड देखें, ये तो बॉन्ड एनर्जी की बात आ गई, लेकिन अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, ये बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी की बात आ गई। ये है एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो फिर HI सबसे स्ट्रांगर एसिड होता है और HF सबसे वीकर एसिड होता है। और एक बात नोट करनी है कि ये जो हेलोजन में HF है इसका बफर भी आप लोग बना सकते हो, ठीक। बाकियों का बफर नहीं बन सकते, बाकी जो है ना ये सारे के सारे लेवलिंग इफेक्ट शो करते हैं। ये कुछ बातें आपको आनी चाहिए ये हेलोजन के बारे में। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन को देख लें तो इसमें भी मुख्तलिफ कंसेप्ट अप्लाई होते हैं और वो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग पावर के केस में अगर हम देखें कौन से ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा, जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी, लेस। अगर यहाँ पर हम ऑक्सीडाइजिंग पावर वाली बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग पावर वाली बात ये होगी कि आयोडीन
उसके बाद फिर फ्लोरीन, उसके बाद फिर ब्रोमीन, और उसके बाद फिर क्लोरीन। बॉन्ड एनर्जी वाली बात, ये वाली बात है, यानी ये तो नहीं, ये एक्सेप्शन, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले भी आ जाते हैं और बॉन्ड एनर्जी वाले भी बात। तो किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी? जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, शुड बी लो। ये वाली बात यहाँ पर अप्लाई होती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर बॉन्ड एनर्जी के साथ ये रिलेशनशिप रखते हैं। अगर हम दूसरे ऑक्सीडाइजिंग पावर के दूसरा फैक्टर देखें तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शुड बी हाई। अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर का अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के साथ देंगे तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी सबसे ज़्यादा होगा। तो फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी केस तो ये है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले केस में देखेंगे तो ये होगा, बॉन्ड एनर्जी वाली बात में देखेंगे तो ये होगा। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अगर देख लें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई। जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड हमने देख लिया, तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन की, फिर उसके बाद फ्लोरीन की और फिर उसके बाद आयोडीन की। ये वाला ट्रेंड होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में। अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो चार्ज डेंसिटी शुड बी हाई। ये मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी वो मुख्तलिफ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेट इफ़ेक्ट बुक के अंदर सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट फैक्टर होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन के ऊपर। अगर चार्ज डेंसिटी की बात करें, मैंने कहा चार्ज डेंसिटी शुड बी हाई। तो चार्ज डेंसिटी किसकी हाई होती है? चार्ज डेंसिटी का अगर ट्रेंड हम देखें तो टॉप टू बॉटम वो कम होते हैं। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। ये वाला केस होगा। पांचवी बात, अगर हम देखें तो हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी हाई। हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी हाई किसके लिए? ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए। तो हाइड्रेशन एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो किसी जगह पर फ्लोरीन पहले आ रहा है, किसी जगह पर क्लोरीन पहले आ रहा है, किसी जगह पर आयोडीन पहले आ रहा है और क्लोरीन ब्रोमीन ऊपर नीचे हो रहा है। हर एक अपना अपना ट्रेंड बता रहा है। बॉन्ड एनर्जी कुछ और बोल रही है, चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाइड्रेशन एनर्जी कुछ और बोल रही है। तो नेट पावर को अगर हम देख लें, नेट पावर को, तो नेट पावर में हम बहुत से फैक्टर को फिर इकट्ठा करके एक साथ लिखते हैं। अगर आप लोग देखो तो ये 5 फैक्टर मैंने बताए। 5 फैक्टर में अगर आप लोग इधर देख लो, फैक्टर नंबर 2 में, सिमिलरली फैक्टर नंबर 4 में, फैक्टर नंबर 5 में, इस सब में देखो तो एक ही ट्रेंड है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, क्लोरीन उसके बाद ब्रोमीन और फिर आयोडीन। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अगर हम देखें तो फिर ये वाला ट्रेंड है, बिल्कुल ही अलग है। और फिर अगर हम बॉन्ड एनर्जी में देख ले तो ये वाला ट्रेंड है। ये दोनों तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट फिर हो जाते हैं। तो फिर हम जब यहाँ पर ऐसी चीज़ आ जाती है, कंट्रोडक्शन आ जाती है, तो फिर जो चीज़ ज़्यादा इफेक्ट होती है, जहाँ पर ज़्यादा फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, तो फिर हम नेट पावर अगर हम देख लें, नेट पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर का नेट पावर अगर हम देख लें तो नेट में ज़्यादा कौन है? फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद क्लोरीन की, फिर उसके बाद ब्रोमीन की और फिर उसके बाद आयोडीन की। ये फैक्टर है, यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन ये फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन की। अब इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी चेक कर लेते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ख़ुद रिड्यूस होगा। तो ये वाली बात मैंने जो लिखी हुई है कि आप लोगों ने नोट करनी है कि ये जो हेलोजन, इसमें फ्लोरीन किसी भी जो हेलोजन, दूसरा हेलोजन है, उसको रिप्लेस कर सकता है। अब ज़्यादा और कम का ट्रेंड यहाँ से पता चलता है। अगर आप लोग यहाँ पर देख लो, इसका रिएक्शन करो HCl का, HCl को मैं लिख लेता हूँ फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर HF बन जाता है और साथ में विद द रिलीज ऑफ क्लोरीन गैस, विद द रिलीज ऑफ क्लोरीन गैस, इसने इसको डिस्प्लेस कर लिया। सिमिलरली अगर आप लोग HBr को देखोगे तो HBr वाले केस में भी यही होगा। HBr जब रिएक्ट करेगा किसके साथ? फ्लोरीन के साथ, तो इधर भी यही केस होगा कि HF और साथ में ब्रोमीन निकल जाएगा, यानी ये डिस्प्लेस कर रहे किसी को भी। अब क्लोरीन को अगर आप लोग देखो, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्लेस करेगा, लेकिन फ्लोरीन को वो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख लूँ, HF में कर लो और इसका मैं रिएक्शन कर लूँ Cl के साथ, तो यहाँ पर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है,
क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर हमें बता रहा है कि कब रिप्लेसिबिलिटी होगी और कब रिप्लेसिबिलिटी नहीं होगी। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करते हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं कि ये जो रिड्यूसिंग पावर है ऑफ हैलाइड आयन, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग पावर ये होगी तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? रिड्यूसिंग पावर फिर इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। रिड्यूसिंग पावर ही मैं लिख लेता हूँ। तो रिड्यूसिंग पावर का केस जब हम देखेंगे तो फिर क्या होगा? आयोडीन की सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद ब्रोमीन की, फिर उसके बाद क्लोरीन की और फिर उसके बाद फ्लोरीन की। ये कौन सी पावर? ये रिड्यूसिंग पावर है। इसको अगर मैं एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर चेक करूँ, मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। एग्जांपल ये है कि आप लोग रिएक्शन करते हो H2SO4 का, H2SO4 का, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट है 6। इसका हम रिएक्शन करते हैं HBr के साथ, HBr के साथ, यानी इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। जब ये रिएक्शन होगा तो रिएक्शन का जो रिजल्ट होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड होगा, साथ में Br2 होगा और साथ में H2O। रिएक्शन को आप लोग बैलेंस खुद कर सकते हो। ये हो गया। अब अगर सल्फर के ऑक्सीजन स्टेट को आप लोग देखो +6 से चला गया +4 में, 2 2 4 4 और ये +4 हो जाएगा। ये कौन सा केस है? ये जब आप लोगों ने ब्रोमीन को लिया है एज आ रिड्यूसिंग पावर के तौर पर। अब मैं यहाँ पर ऐसा कर लेता हूँ, यही सल्फ्यूरिक एसिड है आप लोगों के पास, इसका मैं रिएक्शन कर लेता हूँ HI के साथ। किसके साथ? HI, नेगेटिव और पॉजिटिव। क्या बन जाएगा? इसका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है, तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट यहाँ पर हो जाएगा H2S, साथ में I2, साथ में H2O। अब अगर आप लोग ब्रोमीन को देख लो, ब्रोमीन को उसने सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर को क्या किया हुआ है? सल्फर को रिड्यूस किया हुआ है। सल्फर को क्या किया हुआ है? रिड्यूस किया है बाय 2 यूनिट, बाय 2 यूनिट। कितने यूनिट से? 2 यूनिट से, यानी +6 से +4 में चला गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग, यही सल्फ्यूरिक एसिड है, +6 से चला गया, यहाँ इसके ऊपर जो चार्ज होता है, इसके ऊपर +2 होगा और इसके ऊपर -2 होगा। यहाँ कितने यूनिट से कम हो गए? 6 ये हो गए और 2 ये हो गए, 8 यूनिट। तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि आयोडीन की जो रिड्यूसिंग पावर है वो ज़्यादा है, उसने 8 यूनिट रिड्यूस किया सल्फ्यूरिक एसिड को, जबकि ब्रोमीन ने 2 यूनिट की। इसी तरह अगर आप लोग फ्लोरीन और क्लोरीन को देखोगे तो वो उससे भी कम करेंगे। इधर से हमारा आज का ये जो चैप्टर है और ये जितने भी लेक्चर हमने बनाए, ये जो हमारे पूरा लेक्चर है या पूरे जो चैप्टर है, ये एंड हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।